ऐसा भी माना जाता है कि औचित्य भेदों के लिए क्षेमेंद्र कुंतक से भी उपयुक्त हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुंतक ने पदवक्रता को दो भागों में विभाजित करके पदपूर्वात के अंतर्गत रूढ़ि वैचित्र, पर्याय, उपचार, विशेषण, संवृत्ति, वृत्ति, लिंग वैचित्र तथा क्रिया वैचित्र वक्रता को रखा है तथा परंपराद्र में काल वैचित्र कारक, वचन, पुरुष, उपग्रह, प्रत्यय, उपसर्ग और निपात को स्थान दिया है। ऐसा माना जाता है कि इनमें से अनेक भेदों को क्षेमेंद्र ने औचित्य भेदों के अंतर्गत समाविष्ट कर दिया है। कई ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि क्षेमेंद्र ने जिन औचित्य भेदों का विश्लेषण किया है वे सभी उन्हीं के द्वारा ही अन्वेषित नहीं हैं, बल्कि ऐसा भी कहा जाता है कि उनमें से अधिकांश का विशेषण ध्वनि या वक्रता के भेदों के अंतर्गत हो चुका था। पर यह भी सत्य है कि कुछ ही औचित्य भेद उनकी प्रतिभा की देन हैं। अब अगर हम क्षेमेंद्र के औचित्य प्रकारों पर प्रकाश डालें तो हम कह सकते हैं कि वे मात्र निम्न 28 प्रकार को स्वीकारते थे। वे हैं पद, देश, वाक्य, कुल, प्रबंधार्थ, व्रत, गुण, तत्व, अलंकार, सत्व, रस, अभिप्राय, क्रिया, स्वभाव, कारक, सार संग्रह, लिंग, प्रतिमा, वचन, अवस्था, विशेषण, विचार, उपसर्ग, नाम, निपात, आशीर्वाद, काल, अन्य काव्य। अतः अब यह स्पष्ट है कि क्षेमेंद्र औचित्य भेदों के लिए कुंतक के आभारी हैं। जहाँ तक औचित्य की परिभाषा का प्रश्न है तो हम कहना चाहेंगे कि जो वस्तु जिसके अनुरूप होती है उसे उचित कहा जाता है और उस उचित के भाव को ही काव्य तत्वविद औचित्य कहते हैं। यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि क्षेमेंद्र ने औचित्य का व्युत्पत्तिपरक अर्थ करके ही विश्राम पा लिया है। ऐसा भी कहा जाता है कि उन्होंने ऐसा कर सम्यक एवं पूर्ण स्वरूप अध्येता के सामने स्पष्ट नहीं होने दिया, पर यदि गंभीरता से विचार किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि औचित्य काव्य के विभिन्न तत्वों तथा उनकी समुचित एवं संतुलित नियोजना से संबंध रखने वाली विचारधारा है। समानुपातिकता तथा सामंजस्य इसके प्राण माने गए हैं। यहाँ मैं बताना यह आवश्यक मानता हूँ कि काव्य के विभिन्न तत्वों अलंकार और अलंकार्य गुण और गुणी, अव्यय और अव्ययी में उचित संबंध अथवा सामंजस्य ही औचित्य है। औचित्य के स्वरूप को अधिक स्पष्ट करने के लिए उसका उदाहरण सहित विवेचन यहाँ देना आवश्यक होगा कि औचित्य से पूर्व अनौचित्य का उदाहरण ले लेने से यह स्थिति अधिक स्पष्ट हो जाएगी। अतः अलंकार औचित्य का एक सरल उदाहरण है। उधर सीढ़ी पर बैठी है कैंसर के रोगी सी, धसी धसी आँखों वाली कॉलेज गर्ल्स, कोठों पर रातें गुजार कर सुबह सुबह सोई, थकी तवाइफों की तरह। यहाँ हम देख सकते हैं कि कवि ने कॉलेज गर्ल्स का चित्र अंकित किया है। कवि ने यहाँ कॉलेज गर्ल्स की शारीरिक कुशलता, अस्वस्थता, रुग्णता आदि के साथ उनके जीवन में विद्यमान दैन्य, विषाद आदि को भी स्वर दिया है। उसके जीवन में प्रसन्नता एवं प्रफुल्लता, आशा एवं उल्लास का नितांत अभाव है। यथार्थपरक चित्र अंकित करने में कवि को सफलता भी मिलती है, लेकिन उपमान के औचित्य ने ऐसे धूलि धूसरित कर दिया है। जीवन के दैन्य एवं विषाद की अभिव्यक्ति सहानुभूति पूर्वक की जानी चाहिए थी। कवि को ऐसा उपमान रखना चाहिए था जो दीनता को अधिक साकार कर पाता, पर यहाँ इसके विपरीत कवि ने घृणा उत्पन्न करने वाला अप्रस्तुत रखा है, जिससे दैन्य एवं विषाद की अभिव्यक्ति में कोई सहायता नहीं मिलती।